दोस्तों पहला क्वेश्चन है दिया है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 221 रुपया है यदि लाभ 17% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं कि लाभ परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जब एसपी में से सीपी को घटाते हैं बटे सीपी करते हैं, गुणे कितना करते हैं 100 करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसी का अंतर तो यही तो होता है अंतर। ये कितना दिया 221 दिया, कितना दिया है ये 221 दिया, कितना दिया है दोस्तों 221। और यहाँ पर अगर हम सीपी निकालें, किसका वैल्यू निकाले, सीपी यहाँ चला आएगा और परसेंटेज नीचे आ जाएगा, ठीक है। और कितना परसेंट दिया है 17 दिया है, और गुणे हम 100 कर देंगे तो हमारा किसका वैल्यू निकल जाएगा, सीपी का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको काट देते हैं, 17 एकम 17, इधर कितना बचेगा 5, 51 हो जाएगा, 17 तियां 51, यानी 100 का गुणा होगा कितना हो जाएगा, यानी जो हमारा सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1300। आप देखिए यहाँ पर दिया था कि एसपी माइनस सीपी का जो वैल्यू है कितना दिया है 221 दिया था, कितना दिया था 221। तो हमको अगर एसपी निकालना तो सीपी इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और सीपी का वैल्यू हमें पता है कितना है 1300, इसी में 221 ऐड हो जाएगा, ये कितना 221 जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 हो जाएगा, और 3 2 5 1, यानी 1521 हमारा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि 5800 की राशि पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्षों में कितना साधारण ब्याज होगा। तो ये तो बहुत क्वेश्चन आसान है। एसआई बराबर क्या होता है पीआरटी होता है, तो पी का वैल्यू कितना दिया है ये 5800 दिया है, ठीक है, कितना दिया है 5800। आर का वैल्यू कितना दिया है 6% दिया है, टी का वैल्यू 4 दिया है, बटे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा ये 58 ये बचेगा और ये बचेगा 24, ठीक है। तो इसका आप गुणा कर लेंगे तो किसका वैल्यू पता चल जाएगा, साधारण ब्याज का पता चल जाएगा, ठीक है। इसका गुणा आप स्वयं करके कमेंट कर दीजिए कितना आ रहा है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति की मासिक वेतन 4500 रुपया है और वार्षिक खर्च 4,20,000 रुपये है, तो मासिक बचत ज्ञात कीजिए। देखिए वो कह रहा है मासिक वेतन, ठीक है, यानी उसका जो वेतन है ये मासिक वेतन है, यानी 1 महीने का वेतन है, और ये वार्षिक खर्च दिया है, ठीक है। वार्षिक खर्च कितना दिया है 4,20,000, तो मासिक बचत, ठीक है, मासिक बचत पूछ रहा है, तो वार्षिक खर्च दिया है तो क्या करेंगे इसको 12 से भाग कर दीजिए, ठीक है। जब 12 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 तियां 36, और कितना बचेगा 36 4 40 2 यानी 6 बचेगा। जब भाग करेंगे तो 12 पचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 3 जीरो इधर आ जाएगा, ठीक है, 3 जीरो इधर आ जाएगा, यानी जो उसका खर्च है कितना है 35,000 है, कितना है 35,000, और उसका जो एक मासिक वेतन कितना है 45,000, उसका 45,000 वेतन है और 35,000 खर्च कर देता तो कितना बचेगा भाई, 45,000 में से 35,000 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा ये 10,000 बचेगा, कितना बचेगा 10,000, ठीक है। 45,000 में से जब 35,000 घटाएंगे कितना बचेगा 10,000, यही उसकी क्या हो जाएगी बचत हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति 1/3 भाग दूरी को 40 घंटे की दूरी एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यहाँ दूरी नहीं होगा कि चाल से तय करता है, शेष भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूरी अलग अलग है, ठीक है, दूरी अलग अलग है तो औसत चाल हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब बता रहे हैं यहाँ पर हम मान लेते हैं कुल दूरी जो है यहाँ पर हम 30 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 30, तो इसका 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग कितना हो जाएगा 1/3 भाग दोस्तों ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, और शेष दूरी शेष भाग, तो शेष भाग कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, शेष भाग कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी हम कुल दूरी कितना माने हैं 30 माने हैं, तो इसका 1/3 कितना होगा 10 होगा, और जो शेष बचेगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए जो हम औसत चाल निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी जो निकालते हैं वो कितना होता है कुल दूरी, तो हमारा कुल दूरी कितना है 30 है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। अब देखिए अब जब हमें समय निकालना हो तो हम जानते हैं कि देखिए चाल बराबर कितना होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, या अगर हम समय निकालेंगे, अगर हमें समय का वैल्यू निकालना हो तो कितना हो जाएगा ये दूरी बटे चाल हो जाएगा, दूरी बटे कितना हो जाएगा चाल, दूरी बटे कितना हो जाएगा चाल। तो अब पहले देखिए पहले जो दूरी कितना चल रहा था 10 चल रहा था, कितना चल रहा था 10 चल रहा था, और कितने चाल से चल रहा था 40 चाल से चल रहा, ठीक है। और फिर अगला दूरी कितना था 20 था, ठीक है, और ये कितना
चाल से चल रहा है, 60 से चल रहा है। तो देखिए 0 0 काट देंगे, 2 1 कम 2 2 3 6, 1 0 से 1 0 1 काट देंगे, ठीक है। अब इधर कितना बचेगा, 1/3 बचेगा, इधर 1/4। तो तिर्यक गुणा करेंगे, देखिए यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ 4, और नीचे 4 3 12 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 12, और 4 3 कितना हो जाएगा, ये 7 होगा। अब ये पलटेगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 30 गुणे 12, 30 गुणे कितना हो जाएगा अब 12, और नीचे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले स्लाइड में। ये हमारा ऊपर कितना था 30 गुणे ये 12 था, नीचे 7 था। अब यहाँ पर काट देंगे तो 12 से कितना हो जाएगा 36, 360 हो जाएगा, नीचे 7। अब यहाँ एग्जैक्ट कट नहीं रहा तो भाग करके देख लीजिए, ये कितना होगा 7 5 35, कितना होगा 7 5 35, 1 36 होगा, तो 1 बचेगा 10 हो जाएगा। अब 7 1 कम 7, यानी कितना बचेगा 3 बचेगा। कितना बचेगा 3 बचेगा बटे 7, यानी यही एक कॉमन सही 3/7 औसत चाल हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। हो सकता है जो डाटा दिया हो एग्जैक्ट ना हो, इसी वजह से फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, लेकिन तरीका तो वही रहेगा दोस्तों, बस तरीके पे आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा रमेश ने बैंक से 4000 रुपये नगद निकाले जो 100 और 50 के नोट के रूप में था, ठीक है। यदि कुल नोटों की संख्या 50 थी तो 50 रुपये नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए वो कितने रुपये का नोट निकाल रहा है दोस्तों, 100 रुपये निकाल रहा है और 50 रुपये निकाल रहा है, ठीक है। कह रहा कुल नोटों की संख्या कितनी थी 50 थी। तो जब भी अगर सम योग दिया रहे तो एक नोट x मानेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा 50 माइनस के x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब जब जोड़ेंगे दोस्तों तो देखिए 1 से 1 से कट जाएगा, 50 हो जाएगा कि नहीं। तो जो अब मान लेते हैं 100 की जो नोट था वो कितना था x था, और जो 50 का नोट था वो कितना था 50 माइनस x था, ठीक है। अब देखिए अगर 100 के नोट जो 100 रुपये का नोट कितना है x है, तो उसका वैल्यू कितना होगा ये 100x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100x, और इसका कितना हो जाएगा 50 रुपये के अगर इतने नोट हैं तो इसमें गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा, ये 5 का जब 5 में करेंगे कितना होगा ये 2500 हो जाएगा, ठीक है। 50 का 50 में करेंगे 2500 हो जाएगा, और 50 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं का जो कुल योग है वो किसके बराबर है 4000 रुपये के बराबर है। कितना है दोस्तों ये 4000 रुपये के क्या है ये बराबर है, ठीक है, 4000 के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए जब सॉल्व करेंगे 50x और कितना 100x है, तो 100x में से 50x जाएगा, कितना बचेगा इधर 50x बचेगा। कितना बचेगा 50x, और ये 2500 उधर जाके घट जाएगा। 4000 में से 2500 जब घटेगा तो कितना बचेगा ये 1500 बचेगा। कितना बचेगा 1500, और 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5 या 15, यानी कितना हो जाएगा 30, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा। तो पूछा 50 रुपये की नोटों की संख्या, तो 50 रुपये की नोटों की संख्या कितना है 50 माइनस के x, तो x का वैल्यू यहाँ रख देंगे 30, तो 50 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 20, यानी 50 रुपये के जो नोटों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। अगर 100 की नोटों की संख्या पूछता तो कितना हो जाता 30 हो जाता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक नया घनाभ बनाया जाता है जिसकी लंबाई 4 चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। तो इसे घनाभ कितने बनेंगे दोस्तों। जब घन को पिघला के घनाभ बनाया जाएगा तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा इक्वल होगा, और जितनी संख्या बनेगी उतने के बराबर होगा, ठीक है। तो घन की भुजा कितना दिया 10 दिया है, ठीक है। यानी इसके आयतन में इसके आयतन से आप क्या कर दीजिए भाग कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो यानी घनाभ कितना बनेगा तो n मान लेते हैं n बनेगा, ठीक है। तो घन का आयतन कितना होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यही तो होता है। जैसे साइड ए है तो a क्यूब हो जाएगा, और इसका आयतन कितना होगा 4 गुणे 2 गुणे 1 होगा। अब इसको काट दीजिए, जो आएगा वहीं क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 से काटेंगे 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 5 10, और 2 से काटेंगे कितना होगा 2 5 10, 5 का 5 में करेंगे 25 5 125, यानी कितना घनाभ बनेगा 125 घनाभ बनेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत 46 है। यदि एक संख्या को 142 की जगह 42 पर लिया गया था तो सही औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों संख्या कितना था 10 था, और 142 की जगह सिर्फ 42 ले लिया गया था, यानी कितना कम ले लिया गया था दोस्तों 100 कम ले लिया गया था। भाई 142 लेना था लेकिन कितना लिया गया 42, यानी कितना कम ले लिया गया था 100 कम ले लिया गया था।
अब यही जो 100 है, ठीक है, जो 100 कम लिया गया था, कितनी संख्या थी, 10 थी, तो इससे 10 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 10, यानी यही जो औसत था 10 क्या हो गया था, ज़्यादा हो गया था, ठीक है। यही जो 10 औसत था, देखिए 142 के जगह जब 42 ले लिया गया था, नहीं कम हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। यही 10 औसत क्या था, कम ले लिया गया था, ठीक है। तो पहले औसत कितना था, 46 था, पहले कितना औसत था, 46, और यहीं 10 औसत कम हो गया था, तो 10 औसत और ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 56। भाई देखिए 142 की जगह 42 ले लिया गया था, इसी वजह से हमारा क्या आया था, औसत कम आया था, 46 आया था। जब 142 लेंगे तो 10 और ज़्यादा आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है ये है 40,000 रुपये पर 40% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना प्रति 3 माह पर की जाए। देखिए जब भी तिमाही होता है दोस्तों, तो 3 महीने का कितना बार जमा करेंगे, एक साल में 4 बार जमा करेंगे, कितना करेंगे, 4 बार। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, कितने बार जमा करेंगे, 4। तो जो आर होता है, जो दर होता है, उसमें हम 4 से भाग कर देते हैं, क्या करते हैं, 4 से भाग कर देते हैं, और ये समय 1 वर्ष दिया था, इसमें 4 का गुणा कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 4 से हम गुणा कर देंगे, यानी हमारा समय कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। और इससे जब 4 से भाग करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, यानी जो हमारा दर है अब कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, और जो हमारा टाइम हो कितना हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ कह रहे ब्याज की गणना कीजिए। अब ब्याज को क्या करना, गणना ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज पर। अब देखिए जब 10% है तो इसको ऐसे चेंज कर देते हैं, तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10, यानी 10 रुपये के 1 रुपये, यानी 10 रुपया हमारा मूलधन था, तो उस पर क्या लग रहा है, 1 रुपया हमारा ब्याज लग रहा है। यानी हमारा 10 रुपया मूलधन है, तो हमारा ब्याज कितना लग रहा है, 1 रुपया लग जा रहा है ब्याज, तो कितना हो जाएगा, ये 11 रुपया हो जाएगा, ठीक है। देखिए 10 रुपया हमारा मूलधन था, 1 रुपया उस पर ब्याज लगे, कितना हो जाएगा, 11 रुपये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कितने साल के लिए निकालना है, 4, तो इसका भी, इसके पावर 4 कर देंगे, और इसके भी पावर कितना कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। तो 10 का जब पावर 4 करेंगे तो 1 के आगे कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा। और 11 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 गुणे 11 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा मूलधन है, लेकिन ये तो रेशियो में आया ना, लेकिन मूलधन हमारा कितना है, ये 40,000 है, कितना है, 40,000 है, और ये कितना है दोस्तों, 10,000 है। वास्तव में कितना हमारा है, 40,000। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे। तो इसमें 4 का गुणा करेंगे, तो इधर भी क्या कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे। ये हमारा क्या निकल जाएगा, मिश्र धन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, मिश्र धन निकल जाएगा। अब मिश्र धन में से क्या करेंगे, अब भाई देखिए हमारा क्या निकल जाएगा, मिश्र धन निकलेगा, लेकिन हमें ब्याज ने पूछा है, तो जो मिश्र धन निकलेगा उसमें से हम 40,000 को घटा देंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको पता होगा 11 के 11 में गुणा करेंगे कितना होगा, 121 होगा, और फिर 11 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1331 होगा। और 1331 में आप 44 का गुणा कर लीजिए, ठीक है, और उसमें जो आएगा उसमें से 40,000 घटा लीजिएगा। आइए देखते हैं अगले स्लाइड में। अब बताएं, देखिए यहाँ पर कितना आता है, 11 का जो क्यूब होता है वो कितना आएगा, 1331 आया था, कितना आया था, 1331 आया था। और 11 का जब 4 में गुणा किए थे तो कितना आएगा, तो 44 आया था। तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए, ये कितना होगा, 4 1 कम 4, और 4 3 12, और 4 3 12 1 13 हो जाएगा, ठीक है। और 4 1 कम 4 1 5। अब जब 4 का गुणा करेंगे तो ये भी तो उतना ही आएगा, यानी 4 2 3 5। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 आएगा, और 4 2 6 आ जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा, 5 3 8 आ जाएगा, ये 5800 हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा, 58,564 हो जाएगा। हमारा मूलधन कितना था, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, लेकिन ब्याज पूछा है तो इसमें से क्या करेंगे, ये 40,000 घटा देंगे। तो इसमें से जब 40,000 घटाएंगे, देखिए जब 3 जीरो घटाएंगे तो ये लास्ट में कितना आएगा, 500, 4 जीरो घटाएंगे, सॉरी 4 जीरो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8,564 रुपये तो आएगा ही। अब 5 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 18,564 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
दोस्तों इस सवाल को अगर आपको लग रहा है कठिन है तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, जो हमारा मूलधन कितना दिया था, बाकी तो सब ही रहेगा। जो हमारा आर का आएगा कितना आएगा, आर का वैल्यू ये कितना आएगा 10% आएगा, और टाइम कितना आएगा 4 आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लगा सकते हैं फार्मूले पे, ठीक है, इसको फार्मूले पे भी लगा सकते, तब भी आपका ये मिश्र धन पहले ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का पी का वैल्यू इतना रख दीजिए, आर का वैल्यू कितना रख दीजिए 10 रख दीजिए, और टाइम 4 साल रख दीजिए, तो हमारा ये मिश्र धन निकल जाएगा। इस मिश्र धन में से 40,000 घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। सेम उसी तरह उतना ही आंसर आएगा इस। अगला क्वेश्चन है दिया कि एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो गोला बनाने में कितना खर्च होगा यदि 1 सेंटीमीटर का खर्च 7 रुपये है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का खर्च कितना है 7 रुपये, तो इसका क्या निकाल लीजिए, आयतन निकाल लीजिए। अब गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, खोखले गोले है, ठीक है, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 अब पाई आर क्यूब, ठीक है, यानी कैपिटल आर मानेंगे और यहाँ पर स्मॉल आर मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 4/3, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 है, गुणे आर का वैल्यू कितना है 9, 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, कितना होता है 729 होता है, ठीक है, कितना होता है 729 होता है। और 8 का क्यूब कितना होता है ये 512 होता है, कितना होता है 512 होता है। भाई देखिए 9 का क्यूब 9 9 81, और फिर 9 का गुणा कर दिए 9 एकम 9 और 9 8 72, ठीक है, तो 729 हो जाएगा। 8 का 512 होता है, तो 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, ये 7 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, यानी कितना हो जाएगा ये 217 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा ये 217 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। अब कह रहा है देखिए 1 सेंटीमीटर के क्यूब 7 रुपया, तो इतने मीटर के क्यूब कितना हो जाएगा 7 का गुणा कर दीजिए, तो 7 से 7 काट दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अब ऊपर का पूरा गुणा कर लेना है और 3 से भाग कर लेना है, ठीक है। 22 का जब 4 में करेंगे कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 88, और ये कितना 217 बटे कितना होगा 3 होगा। अब आप गुणा करके 3 से भाग कर लीजिएगा, वहीं हमारा रुपया आ जाएगा, ठीक है, वहीं हमारा रुपया आ जाएगा। तो इसका आगे सॉल्यूशन आप लोग खुद कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 2 व्यक्तियों को 20 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है, यानी कि चाल यानी व्यक्ति की चाल, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड दिया और 35 मीटर पर सेकंड है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ट्रेन है, ठीक है, जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है, कि हमें इसकी लंबाई ज्ञात कर लेना, इसकी चाल भी नहीं पता है, ठीक है। तो मान लेते हैं भाई जो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की जो चाल है वो x मीटर पर सेकंड है, ठीक है, कितना है x मीटर पर सेकंड है। और ये एक व्यक्ति को, ठीक है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति को पार कर रहा है, ठीक है। तो जो व्यक्ति को पार करेगा, तो अब यहाँ पर जो व्यक्ति को पार करेगा तो व्यक्ति की लंबाई नहीं नगण्य मान लिया जाता है, तो वहीं जो दूरी होती है वो क्या होती है ट्रेन की लंबाई होती है। मान लेते हैं कितना है a है, कितना मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई a है। अब जो ये किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, ठीक है, तो व्यक्ति और ट्रेन में भाई व्यक्ति इधर ऐसे चलेगा तो ट्रेन भी इधर चल रहा है, तो इनमें सापेक्ष चाल होगा, तो क्या होगा सापेक्ष चाल में घटा दिया जाता है। तो ट्रेन की चाल कितना माने x माने हैं, तो जो अब व्यक्ति की चाल कितना है पहला 15 है, तो x में से 15 घटा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा ये ट्रेन की ये मतलब इनके बीच सापेक्ष चाल हो जाएगा। ये दूरी दिया, इनकी कितना समय लग रहा है 20 सेकंड लग रहा है, कितना लग रहा है 20 सेकंड लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ट्रेन जो अगर यहाँ पर दूरी निकालेंगे तो कितना होगा भाई, दूरी बराबर कितना होगा चाल गुणे कितना होता है चाल गुणे समय, ठीक, कितना होगा चाल गुणे समय। हमारा सापेक्ष चाल कितना है x - 15 और कितना समय लग रहा है 20। और यहाँ पर भी अगर दूसरे के लिए निकालेंगे तो उसके लिए भी जो हमारी लंबाई ट्रेन की लंबाई यानी दूरी होगी वो भी कितना होगा a ही होगा, और वहाँ पे जो सापेक्ष चाल होगा कितना होगा, क्योंकि हम ट्रेन की लंबाई इस जो चाल है x माने हैं, और इसका कितना दिया है 35 दिया, तो इसमें से कितना घटाएंगे 35, और इसका कितना टाइम लग रहा है 40 लग रहा है, ठीक है। भाई ट्रेन की जो लंबाई वही तो दूरी होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। 20 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। ये कितना होगा x माइनस के इधर 15 होगा, इसे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, और 35 दूना ये कितना होगा 70 होगा। अब देखिए x इधर आएगा तो 2x में से x जाएगा कितना बचेगा x बचेगा, और ये -70 इधर जाएगा +70 होगा, और +70 में से जब 15 जाएगा तो कितना बचेगा इधर 55 बचेगा, कितना बचेगा
55, 5, 60, 10, 70 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछा? ट्रेन की लंबाई। अब दोस्तों यही तो पूरा ट्रेन की लंबाई है, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो x का वैल्यू जब 55 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 में से जब 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। और 40 में जब 20 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? ये 800 हो जाएगा। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 800। इधर भी रखेंगे तब भी सेम आएगा, लेकिन आपको एक जगह रखना। इधर भी रख लीजिए। 55 में से जब 35 जाएगा कितना बचेगा? ये 20 बचेगा। कितना बचेगा? ये 20 बचेगा। अब 20 में जब 40 का गुणा करेंगे ये भी कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। तो किधर से भी लगाएंगे आंसर सेम आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक मिनट, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल 16 पाई दिया है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया है। जैसे दिया है यहाँ पर एक बेलन है, इसके आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है? ये 16 पाई दिया है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितना दिया है? 5 दिया है। तो इसका जो आयतन होता है क्या होता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है? 16 पाई दिया है। और एच का वैल्यू कितना दिया है? 5 दिया है। तो 16 5 80 पाई। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16 80 पाई हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर यदि यह 3422 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता तो भागफल 4 और शेषफल 290 बचेगा। तो छोटी संख्या और इतनी का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर दिया है? दो संख्याओं का अंतर दिया, तो मान लेते जो बड़ी संख्या है दोस्तों वो x है और छोटी संख्या y है, और इनका अंतर कितना दिया है? ये दिया 3422 दिया है। ठीक है, 3000 कितना दिया है? 422 दिया है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 4 और शेष 290 बचता है। तो जब हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे तो भागफल कितने बार जा रहा है? 4 बार। और शेष कितना बच रहा है? 290 बच रहा है। कितना बच रहा है? 290। तो यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? ये इसके गुणा प्लस इसके रिमाइंडर यानी शेष के क्या होगा? प्लस के बराबर होगा। यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये 4y प्लस के 290। यहाँ पर हम यही वैल्यू पुट कर देंगे x का, तो कितना हो जाएगा? यानी 4y प्लस के 290 और माइनस के वाई, ये किसके बराबर होगा? 34 22 के क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए 4y में से एक y जाएगा, कितना बचेगा? ये 3y बचेगा। और यहाँ पर ये 290 इधर जाएगा, घट जाएगा, तो सीधे सीधे घटा दीजिए भाई। 2 में से जब 0 जाएगा कितना बचेगा? 0 बचेगा। और इधर कितना बचेगा? ये 2 है, यानी उधार लेगा 12, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, और इधर कितना बचेगा? 3, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। और इधर कितना है? 3। अब 3 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर दीजिए। 3 1 कम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक अंक है, नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 13 हो जाएगा। तो कितना होगा? 3 चौक 12। ठीक है, 3 चौक 12। यहाँ पर देखिए घटाने पे 2 आएगा, 0 नहीं आएगा भाई। 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो 3 चौक 12 होगा ये। अभी फिर कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, यानी y बराबर कितना हो जाएगा? 10 44 होगा। ठीक है, तो यही छोटी संख्या हो गई। हमें छोटी संख्या निकालना था, तो कह रहा है छोटी संख्या और इतनी का एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, तो 10 44 और 42 92 का भाग विधि द्वारा हम निकाल देंगे। ठीक है, आइए देखते कैसे निकालेंगे। कि 10 44 से कितना था? ये 10 44 और भाग विधि द्वारा निकालना, तो भाग कर दीजिए। ये 42 92। तो अब कितने बार जाएगा? तो पहले तो 4 बार चला जाएगा। कितना होगा? 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17। और यहाँ पर जब करेंगे कितना होएगा? ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और 4 1 कम 4, कितना बचेगा? 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। इधर कितना? 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा। और 2 में से 1 जाएगा, 1 कट जाएगा। 1 से 16 से भाग करना है, ये 10 44 में। ठीक है, अभी कितनी बार जाएगा दोस्तों? 9 बार पूरी तरह से कट जाएगा। देखिए 9 बार जाएगा। 9 6 54, हाथ में 5, 9 1 कम 9, 9 5 14। ठीक है, हाथ में 1 हो जाएगा, और 9 1 कम 9 1 10। ये पूरी तरह से कट जा रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। इधर वाला क्या होता है? एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। चलिए देख, अगला क्वेश्चन है एक किसी कार्य को 12 दिन में भी, 15 दिन में, सी 18 दिन में करते हैं तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखिए कह रहा है जो ए है वो कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। अब बी कर रहा है
15 दिन में, सी कर रहा है 18 दिन में। ठीक है, अब इसका आप लोग पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा आएगा 180 आएगा। तो 12 से भाग करेंगे तो देखिए 12 एक कम 12, 6 बचेगा, ये 60 होगा, यानी 12 पचे 60। अब 15 से करेंगे तो 15 एक कम 15, कितना बचेगा, 3 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 18 दहाई में 180, यानी इनकी जो क्षमता है वो 15 12 10 आएगा। कह रहे तीनों मिलकर करेंगे तो इसको जोड़ लीजिए, ये 5 2 कितना होगा, ये 7 होगा और ये कितना होगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कितना होगा 37 होगा, कितना होगा 37 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करना है दोस्तों, बस इस 37 से इसमें भाग कर दीजिएगा। ठीक है, यही मिलके करेंगे तो 37 से भाग कर दीजिएगा, जो आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये कटेगा नहीं। ठीक है, 7 3 10 ये कटेगा नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 23 और 276 है। यदि एक संख्या 92 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम जानते हैं दोस्तों एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर एक संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। तो दूसरी संख्या निकालने कैसे निकालेंगे, ये क्या होगा 23 गुणे 276 होगा और ये कितना होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्या होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, अब काट दीजिए, देखिए कट जाएगा 4 बार कट जाएगा, 23 से काटेंगे 4 बार कटेगा, क्योंकि 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9। अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 6 24। ठीक है, कितना बचेगा 3 बचेगा, 36 और 4 9 36। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 69 हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि 1 पाई चार्ट से था। ठीक है, 1 पाई चार्ट से था, जिसमें कह रहा था कुल विद्यार्थी ये था 32,500, कितने हैं 32,500। तो और जिसमें कह रहा पी का वैल्यू दिया है 18%, टी का वैल्यू है 12%। तो कह रहा पी प्लस टी स्टूडेंट कितने होंगे। ठीक है, अब भाई देखिए पी 18% था और ये टी कितना था 12%, तो यही तो ये दोनों मिलके होंगे। तो 18 12 कितना हो जाएगा 30%, इसका 30% निकाल लीजिए, यानी ये दिया था 32,500 है। अब पी प्लस टी कितना हो जाएगा, ये 30% हो जाएगा। ये बच्चे निकाल लीजिए, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, वहीं आंसर हो जाएगा, 1 0 आएगा और 3 5 कितना हो जाएगा 15 होगा, 3 5 15 और 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 3 3 9, यानी इतने स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, पी प्लस टी कितने हो जाएंगे 9,750 हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा 2 क्रमिक छूट पर किसी वस्तु को अंकित मूल्य 200 रुपया है, उसे 150 में खरीदता है। एक छूट 10% हो तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। दोस्तों कह रहा है कि 200 रुपये का अंकित मूल्य है और वो 250 में खरीदता है, तो पहला छूट 10 रुपये हो तो दूसरा छूट ज्ञात कीजिए। भाई देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है 200 रुपये है और इस पर पहली बार जब 10% छूट दे देगा तो बचेगा कितना, 10% छूट देगा तो 90% बचेगा, तो कितना होगा 90/100 हो जाएगा। अब मान लेते हैं जो दूसरी छूट दे रहा है वो कितना होगा x होगा, तो पहले हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, बाद में यहाँ 100 माइनस x कर देंगे तो हमारे x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मान लेते कितना है x/100, तो करने पे कितना आ रहा है 150 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, इतना छूट देने के बाद कितने बिक रहा था 150 रुपये में वो खरीदता है। अब इसको काट देते हैं, तो देखिए 2 0 से 2 0 एक कट जाएगा और 1 0 से 1 0 एक कट जाएगा, एक अब तिरिया गुणा करेंगे तो 1 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, तो इसको काट दिए, 3 3 का कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा और 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 3 5 15 होगा, 3 5 15 इधर 500 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से जब काटेंगे कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250। अब ये 3 फिर नीचे चला जाएगा, जब 3 से काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा 3 कितने बार कटेगा दोस्तों यहाँ पर, यानी 250 काटेंगे तो 3 में कितने होगा 3 8 24, कितना होगा 3 8 24, यानी 1 बचेगा, यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 3 3 का 9। ठीक, कितना होगा 3 3 का 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 का 9, यानी 83 पॉइंट समथिंग x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना किसका है, ये इतना छूट नहीं होगा हमें, तो भाई यहाँ कितना होता है 100 माइनस x होता है ना, तो अब क्या करेंगे 100 में से इसको घटा देंगे, क्या करेंगे 100 में से कितना घटा देंगे 83.33। ठीक है, अब जब घटाएंगे तो वहीं हमारा जो आंसर आएगा वहीं क्या हो जाएगा दूसरा छूट होएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं दोस्तों, आपको उतना खुद करना है।
कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को तय करने में 3 घंटे और आने में 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 5 घंटे लगते हैं, औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दूरी अलग अलग है तो उस वाले ट्रिक से आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी दूरी को तय करने में 3 घंटा लगता है, ठीक है। यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में जब 60 किलोमीटर चलता है तो 3 घंटे में कितना चलेगा, ये 180 चल देगा, ठीक है। अब प्लस औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, तो पहले हम कुल दूरी निकाल लेते हैं। अब 40 के हिसाब से चला कितना घंटा, 5, तो कितना होगा 5 चौक 20, यानी कितना होगा 200 दूरी हो जाएगा, कितना होगा 200 किलोमीटर। अब कुल समय कितना होगा, ये 3 घंटा है, ये 5 घंटा, यानी कितना हो जाएगा 8 घंटा, यानी इधर कितना हो जाएगा 380 बटे 8 हो जाएगा। अब इसको भाग कर लीजिएगा, वहीं हमारा क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। पहले इसको देखिए 4 से डिवाइड होगा, 4 से कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 9 36 होगा और 36 2 38 होता है तो 20 हो जाएगा, 4 5 20, यानी 95 बटे 2, 95 कितना होगा 2, 95 बटे 2 मतलब यहाँ भाग कर लीजिए कितना होगा 2 चौक 8 होगा और ये 15 हो जाएगा, यानी 2 सत्ते 14 और 0.5 यानी 47.5 इसका क्या हो जाएगा औसत चाल होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये बार बार पूछा जा रहा क्वेश्चन में, हर शिफ्ट में आ रहा, तो इसको हम बताए थे कि इस जितना लिखा है उसको इतना लिख लीजिए। जैसे 258 लिखा है तो 258 लिख लीजिए और जितने पे, ठीक है, ये बार नहीं है उतने को क्या कर दीजिए घटा लीजिए, और जितनी संख्या पे बार है, जैसे 2 संख्या पे बार है तो 2 बार 9 9 लिख लीजिए, और जिस पे बार नहीं है उतना 0 लगा दीजिए, ठीक है। अब 258 में से 2 जाए कितना बचेगा 256 बचेगा, और इधर कितना होगा 990, या तो ऑप्शन में इतना दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप काट सकते हैं। तो 128 दूना कितना होता है 256, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से, ठीक है। ये कितना होगा 2 चौक 8 होगा, 2 9 18 और 2 5 10। अब देखिए कटेगा 8 2 10 1 11, अब ये नहीं कटेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि r बराबर 7 सेंटीमीटर, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r² होता है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू कितना है 7 गुणे 7 है, तो एक 7 से 7 कट जाएगा, ये कितना होगा 22 चौक 88 हो जाएगा, यहाँ पर 7 का गुणा कर देंगे तो 7 8 56 हो जाएगा, और 7 8 56 4 60 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि ABC टंकी को 8 घंटे में भरते हैं, 2 घंटे तक तीनों को चालू करके C को बंद कर दिया जाता है, शेष भाग A + B बराबर 9 घंटे में भरती हैं, तो C को पूरा टंकी भरने में लगा समय होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम मान लेते हैं ABC जो भर रहा कितने समय भर रहा है दोस्तों 8 घंटे में, यानी जो पूरा मान लेते हैं भरना हो कितना है 8 भरना है, तो जब 8 से भाग करेंगे तो A + B + C की जो क्षमता हो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि 8 घंटे में भर रहे थे, 8 पूरा भरना है तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो भरते कितना है 2 घंटे तक भरते हैं, ठीक है। तो इनकी क्षमता 1 घंटा भरने की क्षमता 1 है, तो 2 घंटा भरेंगे, 2 घंटा कितना भर देंगे 2 भर देंगे। अब पूरा भरना कितना था हमें 8, तो 2 जब भर देंगे तो कितना बचेगा, अब 6 बचेगा, कितना बचेगा 6। अब 6 को अब यहीं जो 6 भरना है कौन भर रहा है A + B भरेगा, कौन भरेगा A + B, तो यहाँ से A B की क्षमता निकाल लेंगे, तो 9 से हम भाग करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये कितना होगा 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, यानी A + B की क्षमता कितनी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। अब देखिए A + B + C की क्षमता कितना है 1 है, तो जब इसकी क्षमता 1 है तीनों का, और A + B का क्षमता कितना है 2/3 है, तो इसको जब घटाएंगे तो किसकी क्षमता पता चल जाएगी C की क्षमता पता चल जाएगी। देखिए 3 1 कम 3, और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कितना हो जाएगा 1/3। C की क्षमता कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यही C को पूरा टंकी भरने में लगा समय, तो भाई पूरा भरना हमें कितना था 8 भरना था, कितना भरना था 8, 80 की क्षमता कितना 1/3, तो ये पलटेगा 3 ऊपर चला जाएगा, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कितना घंटा लगेगा 24 घंटा लगेगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि दिया है कि 9x बराबर 55 स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या होगा? तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक में प्लस एक में माइनस। तो 55 और 35 कितना होगा? ये हो जाएगा दोस्तों 37, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये 55 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। और इधर कितना है? 9x है, तो 9 से काटेंगे कितना कट जाएगा? 9 दाहिम 90 और 20 दाहिम कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। बहुत ही ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, यदि ए अपने स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और 20 किलोमीटर से वापस आता तो औसत चाल कीजिए। अब देखिए, जितना दूरी स्कूल पे गया है उतनी ही दूरी तो घर से वापस आएगा। जितना दूरी घर से स्कूल गया है और घर से उतनी ही दूरी, मतलब स्कूल से उतनी ही दूरी आएगी। यहाँ पर दूरी जब समान होता है तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? 2 और इन चालों का गुणनफल होता है, यानी 5 और 20। कितना हो जाएगा? 5 और 20 हो जाएगा। नीचे कितना होगा? इन दोनों का योग होता है 20 5 25 हो जाएगा। इसको काट दीजिए। 5 से काटेंगे कितना बार कटेगा? 5 बार। और 5 से काटेंगे 4 बार, यानी 4 दूनी 8, यानी औसत चाल कितना होगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या होगा? कह रहा दिया 2 गोले का आयतन 216 और यहाँ 125 होगा। कितना होगा? 125। कितना है? 216 और 125 है, तो दोनों गोले का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। अब दोस्तों हम जानते हैं गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यानी जो हमारा आयतन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? इसके आर क्यूब के। यानी यहाँ पर हम क्या इसका क्या निकालेंगे? क्यूब निकालेंगे। दोनों क्या निकालेंगे? क्यूब निकालेंगे। तो हमारा क्या पता चल जाएगा? त्रिज्या पता चल जाएगा। तो ये किसका क्यूब होता है? 216 6 का होता है, और ये किसका होता है? 125 5 का। यानी 216 का जब क्यूब निकालेंगे, 216 का जब हम ये अंडर रूट क्यूब निकालेंगे कितना हो जाएगा? 6 होगा। और 125 का कितना होगा? 5। यानी इनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात पता चल गया 6 और 5। तो कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का जो क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल मतलब क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? गोला है तो गोले का जो क्षेत्रफल होता कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यानी त्रिज्या की स्क्वायर होता है, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो 6 का 36 हो जाएगा और 5 का 25। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? 36 और 25 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर समझ में आ गए होंगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।